अंक गणित के आधारभूत प्रमेय। ठीक है, इसको पढ़ने से पहले हम लोग को अभाज्य गुणनखंड का प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, इसको पढ़ने से पहले हम लोग अभाज्य गुणनखंड बचपन से करते आ रहा है, दिक्कत नहीं होना चाहिए। 330 का कर लो, 8 9 तो 5 11 12 3। ठीक है, अब कोई चीज लगाएगा 5 से, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 330 को 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 11। ठीक है, 2 3 5 11। ठीक है, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 11 5 3 इंटू 2। इसको ध्यान में रखना हमेशा, या तो ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना। हाँ, गुड। और इसका गुणनखंड वृक्ष बनाना है। ठीक है, सीधा 2 165। ठीक है, 165 के लिए 3 ठीक है 5 11। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? गुणनखंड वृक्ष। इंग्लिश में नाम देता है ये लोग फैक्टर ट्री। फैक्टर ट्री का नाम देता है। ठीक है, ठीक है, तो हम लोग 504 को इस प्रकार लिख सकते हैं 2 टू द पावर 1 2 3 4, 2 के पावर 4, 3 के पावर 2, 5 इंटू 7। और इसका वृक्ष निकालेगा, गुणनखंड वृक्ष। बारह सौ साठ 130 315। 5 35, फिर उसके बाद 35 का 5 और 7 निकला अभाज्य गुणनखंड और गुणनखंड वृक्ष। ठीक है, इसको ध्यान रखना हमेशा। अब ये कोई नंबर है, ठीक है, और ये क्या है उसका अभाज्य गुणनखंड। तो इस नंबर को हम लोग भाज्य बोल सकते हैं, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या डेफिनेट उसका क्या था परिभाषा? भाज्य संख्या ऐसा संख्या जिसका गुणनखंड 2 या 2 से अधिक हो। कितना गुणनखंड है? 2 या 2 से अधिक।
तो इसको हम लोग भाज्य संख्या बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ थोड़ा नोट डाल के लिखो। किसी भी भाज्य संख्या का गुणनखंड अपने आप में अद्वितीय होता है। अद्वितीय मतलब एकमात्र, इसको यूनिक बोलता है लोग। अद्वितीय होगा अगर यदि हम इसके गुणन, अपना भाषा में हम लोग लिख रहे हैं। ठीक है, इसके बाद जो प्रमेय है, प्रमेय के भाषा में हम लोग लिखेंगे। ठीक है, ताकि अपना भाषा में इसलिए लिख रहे हैं ताकि अभी जो हम प्रमेय लिखेंगे अंकगणित आधारभूत प्रमेय, उसमें तुमको थोड़ा सा भी नया ना दिखे, और एकदम से हम लिख देंगे प्रमेय तो तुमको लगेगा हाँ प्रमेय लिख दिए हैं। ठीक है, यदि हम इसके गुणनखंड के क्रम को ध्यान ना दें, ध्यान ना दे मतलब या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में, या तो बढ़ते क्रम या तो घटते क्रम। अगर बढ़ते क्रम और घटते क्रम दोनों को एक मान लिया जाए, तो हम लोग बोल सकते हैं किसी भी भाज्य संख्या का गुणनखंड अपने आप में अद्वितीय होता है। ठीक है, ये अपना भाषा में लिखो, उसके बाद किताबी भाषा में हम लिखाते हैं। किसी भी भाज्य संख्या को भाज्य संख्या के गुणनखंड के धनात्मक घातों के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, और ये अभाज्य गुणनखंड अगर अद्वितीय लिखना नहीं आ रहा है ना, तो यहाँ पे एकमात्र भी लिख सकता है अद्वितीय, लेकिन अद्वितीय लिखना सीखो। अद्वितीय लिखा जाएगा एक बार समझ में। अद्वितीय लिखना सीखना पड़ेगा क्योंकि आगे जाके लीनियर इक्वेशन पड़ेगा ना, ये वाला दो चर वाले रैखिक समीकरण, तो उसमें अद्वितीय आएगा बहुत बार। इसका अद्वितीय हल होगा, इसका अद्वितीय हल नहीं होगा।
ठीक है। पॉजिटिव होगा यदि हम इसके गुणनखंड के क्रम को ध्यान ना दें। ठीक है, थोड़ा एग्जांपल ले लो। ये 30 है, ये एक संख्या भाज्य संख्या। ठीक है, इसका भाज्य गुणनखंड। ठीक है, या फिर ऐसे भी लिख सकता है 5 × 3 × 2। ठीक है, दो क्रम है, दो क्रम है। एक कौन सा? एक बढ़ता हुआ, बढ़ता हुआ, और एक घटता हुआ। ठीक है, अगर इस क्रम को हम लोग एक ही माने, दोनों क्रम को एक ही माने, ठीक है, यदि दोनों क्रम को एक ही माने तो गुणनखंड अद्वितीय होगा। ठीक है, दोनों गुणनखंड तो एक ही होगा ना, समझ आ गया? यही है हम लोग का अंकगणित का आधारभूत परिमेय। अच्छा, मेरे टीचर एथी वाला जॉब नहीं होता, शिपिंग वाला, मर्चेंट नेवी। मर्चेंट नेवी जो भी जहाज से सामान जाता है ना, एक कंट्री से दूसरा कंट्री, उसमें थे। वो कुछ दिन जॉब किए, 4-5 साल, फिर जॉब छोड़ दिए। अच्छा नहीं लगा, बहुत रिस्की जॉब था। फिर जॉब छोड़ के आके पढ़ाना स्टार्ट किए थे। तो वो जब पढ़ाना स्टार्ट किया ना, स्टार्टिंग में, तो स्टार्टिंग में होता है ना कि उतना एक्सपीरियंस नहीं होता है, हालांकि नॉलेज रहता है इंसान के पास, लेकिन फिर भी एक्सपीरियंस चाहिए ना, बच्चा सबसे कैसे डील करना है। तो उनका एक स्टूडेंट आता था, एक स्टूडेंट। तो वो जब भी जाते थे कोचिंग, तो उनका स्टूडेंट कोचिंग में बैठा रहता था, उनका वेट करते रहता था। ठीक है, पता नहीं इसको यही टीचर अच्छा लगता है। सर अभी नए नए, ठीक है, तो उतना एक होता है ना, अंदर से भी एक्सपीरियंस नहीं है तो थोड़ा सा डर लगता है कि बच्चा क्या पूछ दे क्या नहीं पूछ दे। तो ये देखते थे तो अरे फिर आ गया आज ही, क्या क्या पूछेगा आज। तो इस सर से पूछता था, बोलता था कि सर बोलते थे इसको, देखो ये वाला हमको उतना नहीं याद आ रहा है, कैसे कैसे होगा, हम इसको कल बता देंगे तुमको। तो ये बोलता था नहीं सर, आपको जितना आ रहा है ना उतना ही बता दीजिए, उसी से हम समझ लेंगे। इसको इतना विश्वास था इस सर पे, समझा? तो सर उतना बता देते थे, और उसके बाद अब उतना ही फिर ये हो जाता है, समझ लेता था। इतना उस एक होता है ना, नहीं से समझ लेता था। तो फिर बाद में पता चला ये लड़का आईटी में इसका 800 रैंक आया। आईटी निकाल लिया था, आई आईआईटी आईटी निकाला था उन्होंने। सर इतना खुश हो गए थे, इनका पहला स्टूडेंट आईटी निकाला था, और वो भी खाली एनसीईआरटी पढ़ के, खाली एनसीईआरटी पढ़ के, समझा? हालांकि
ये बच्चा एनडीए में था, वो अपना जॉब छोड़ के खुद आया था प्रिपरेशन करने। उसको जॉब अच्छा नहीं लगा था, आके प्रिपरेशन कर रहा था। समझा? एक होता है ना, क्लास के समय में टीचर जो स्टोरी बताता था छप जाता है दिमाग। लड़का भी ठीक था, बढ़िया। और उसके बाद तो सर का नाम हो गया ऐसा करके। अभी पढ़ाते हो? मेरे इंस्टाग्राम पे होंगे, हम दिखा देंगे। कहाँ का प्रयोग करते हैं हम लोग, इसका यूज कहाँ कहाँ होगा? एक तो एलसीएम निकालने में, ठीक है, गुणनखंड विधि से। दूसरा एचसीएफ निकालने में भी गुणनखंड विधि से। एचसीएफ वही ना, मौसा। अच्छा तुम कॉमन फैक्टर, हाँ कॉमन फैक्टर लेना पड़ता है, कॉमन फैक्टर का उसको मल्टीप्लाई करो, ठीक है। और क्या है, बस तुम लोग तो इतना ही जानते हो। आगे जाके देखना, जो भी कंप्यूटर में कोडिंग होता है, ठीक है, सॉफ्टवेयर बनता है इसी की मदद से, ठीक है। अंकगणित के आधारभूत प्रमेय, इसको अंग्रेजी में क्या बोला जाता है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ठीक है। तो चलो एक एक करके हम लोग एलसीएम एचसीएफ निकालना सीखेंगे। लासा कैसे निकालोगे, जल्दी बताओ। लासा अभाज्य गुणनखंड विधि, ठीक है, कैसे निकालोगे जल्दी बताओ। दो या दो से अधिक संख्या का लॉसा, ठीक है, जल्दी बताओ। दो या दो से लॉसा, हाँ, कैसे निकालोगे? ठीक है, सबसे पहले सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड कर लो संख्या का। सबसे पहले दी हुई संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड निकाल ले, ठीक है। उसके बाद ठीक है, तो उसमें जो भी गुणनखंड होगा अभाज्य गुणनखंड, उसके बाद हर एक प्रत्येक अभाज्य संख्या का अधिकतम अधिकतम घात ले, ठीक है, अधिकतम घात ले। और 3 नंबर में इसीलिए हम लिख सकते हैं लसा बराबर
जो भी हम लोग का अभाज्य संख्या आया, अभाज्य संख्याओं के अधिकतम घातों का गुणनफल होगा। ठीक है, ठीक है, इतना लिखो, उसके बाद एग्जाम्पल हम लासा निकालेंगे। ठीक है, अभी कितना लासा निकाल ले, जल्दी निकालो। कैसे निकालेगा? प्राइम फैक्टराइजेशन निकालो इसका, 2 into 3। ठीक है, 6 को हम लोग लिख सकते हैं 2 into 3, 8 को 2 2। ठीक है, 4। ठीक है, फिर से लिखो। ठीक है, तो तुम ध्यान से देखो, प्राइम फैक्टराइजेशन इसमें क्या है, 2 और 3, और इसमें 2 है। ठीक है, तो 2 का अधिकतम घात लेना है। 2 का अधिकतम घात कितना हो रहा है? 3 हो रहा है, यहाँ पे 1। तो लॉसा कभी भी निकाला जाता है, 2 का अधिकतम घात ले लो, इसको लिख सकते हो 2 into 3, 2 into 3 ले लो। ठीक है, और 3 यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है, तो 3 का अधिकतम घात कितना होगा? 1। ठीक है, इसका HCF एलसीएम कितना होगा लॉसा? 24। अधिकतम घात लेना है, 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है, तो दोनों में देखो तो 2 का अधिकतम घात कितना होगा? 2 की पावर 3। 3 देखो, 3 यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है मतलब इसको ऐसे लिख सकता है, लिख सकता है। ठीक है, तो 3 का अधिकतम घात कितना होगा? 1। यहाँ पे एक नोट करके लिख लो, लॉसा हमेशा दी हुई संख्या से बड़ा होता है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग का संख्या क्या है? 6 और 8, और लॉसा कितना आ रहा है? 24। 24 6 और 8 से बड़ा है, इसीलिए लॉसा हमेशा बड़ा होता है। तो होता है कि हाँ, भाग विधि से निकालते हैं। ठीक है, लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या निकालेंगे? अंकगणित, हाँ, गुणनखंड विधि से। ठीक है, गुणनखंड विधि। ठीक है, तो सबसे पहले दी हुई संख्या का गुणनखंड निकालना है। ठीक है, और सेकंड में ध्यान रखना, मस बराबर, हाँ, दी हुई संख्या का गुणनखंड हम लोग निकाल लिए, अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो मौसा हम लोग का होगा, जो भी दी जो भी संख्या दिया हुआ हो, ठीक है, उसमें कोई ना कोई ऐसा गुणनखंड होगा, कोई ना कोई, ठीक है, जो दोनों संख्या में
कॉमन होगा। हाँ 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 कॉमन का मतलब उभयनिष्ठ। हाँ। उस दिन हम लोग क्या कह रहे थे, कॉमन का हिंदी क्या होता है? समान। तो समान नहीं होता, कॉमन का मतलब उभयनिष्ठ होता है। कॉमन, उभयनिष्ठ। मतलब कि जैसे कि दो संख्या दिए हैं ठीक 6 और है। 8, ठीक है, और दोनों में कॉमन फैक्टर 2 है, 2 है, ठीक है। हाँ, ठीक है, खाली उसी का तो यहाँ पे निकाल लो। जो कॉमन होता है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। हाँ, दी हुई संख्याओं के उभयनिष्ठ गुणनखंडों का गुणनफल। ठीक है, दी हुई संख्याओं के उभयनिष्ठ गुणनखंडों का गुणनफल मौसा होगा। एग्जाम्पल के लिए 6 और 8 का मौसा। हम्म, ठीक है। 6 को हम लोग लिख सकते हैं 2 into 3। 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 4 2। ठीक है, तो 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 into 2 into 2। ठीक है, तो दोनों संख्या का गुणनखंड हम लोग निकाल लिए। इसमें कॉमन कौन है? 2 है। ठीक है, 2 है, बस बात खत्म। 6 और 8 का मौसा बराबर 2। कॉमन गुणनखंड तो एक ही हो रहा है ना। एक चीज नोट करके यहाँ से लिख लो हमेशा। मौसा हमेशा मेरी संख्या हाँ, से छोटी छोटा होती है। होता है। मौसा हमेशा दी हुई संख्याओं से छोटी होती है। ठीक है, उभयनिष्ठ गुणनखंड हम लोग लिख रहे हैं ना। उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंडों के न्यूनतम घात लिखो। न्यूनतम घात देखो, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, लेकिन यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2 का पावर 3 हो जा रहा है। यहाँ पे 2 का पावर 1। ठीक है, तो उसका न्यूनतम घात लेंगे। कॉमन तो ये भी हो रहा है ना, हालांकि देखा जाए तो कॉमन तो एक ही है। जैसे हम लोग निकलते थे ऐसे करके नहीं निकलते थे, याद है? लेकिन उसका न्यूनतम घात जो भी कॉमन होगा ना उसका छोटा वाला लेंगे। ठीक है, छोटा वाला लेंगे हाँ। 2 संख्याओं का लसा और मासा। ठीक है, मासा का गुणनफल 2। ठीक है, 2 संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, एज फॉर एग्जाम्पल हम लोग 6 और 8 का लसा क्या होगा? लसा अभी निकाले थे 24। ठीक है, अब मौसा क्या था?
मौसा भी निकल लेते 2, ठीक है। तो इसको ध्यान से देखो, लसा गुने मौसा बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, पहली संख्या गुने दूसरी दूसरी संख्या, ठीक है। लसा क्या है 24, मौसा क्या है 2, पहली संख्या क्या है 6 और 8, 8 छक 48, 24 गुना 48। तो इसको हमेशा याद रखना, दो संख्याओं का लसा मौसा, लसा और मौसा का गुणनफल पहली संख्या गुना दूसरी संख्या।